अचानक लोगों के हाथों से अनगिनत लपटें उठने लगीं। उन्होंने पहले ही अपनी गोली की लपटें निकाल ली थीं। सभी प्रकार की रंगीन और शानदार जानवरों की लपटें दिखाई दीं। जानवरों की ज्वाला रैंकिंग में 31वें स्थान पर ब्लू हार्ट ज्वाला, जानवर ज्वाला रैंकिंग में 29वें स्थान पर स्कारलेट ब्लेज ज्वाला। भीड़ में से चौंक कर चीखें निकलने लगीं। ये सभी जानवर लपटों की रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पर थीं। इन लोगों को वास्तव में एक पूरी नई दुनिया दिखाई जा रही थी। जूनियर आर्यवीर और जूनियर मास्टर प्रतीक की जानवर लपटें एक ही हैं। यह धधकती पायथन स्केल लॉ है, जानवर लॉ रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। हे भगवान, क्या जूनियर सांझी की ज्वाला प्रथम श्रेणी की जानवर ज्वाला पृथ्वी ज्वाला स्वर्णिम ज्वाला नहीं है? सांझी के हाथ में एक सुनहरी लौ थी, जिसे देखकर भीड़ में चीख पुकार मच गई। यहां तक कि प्रतीक और आर्यवीर भी सदमे में आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सांझी को प्रथम श्रेणी का जानवर लौ मिल जाएगा। परिवार ने एक बार फिर उस पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। वह अर्थ ड्रैगन गोल्डन ब्लेज एक जैनेटियन जादुई जानवर से आया था, जिसे अर्थ ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। इस तरह का जादुई जानवर प्राचीन काल से आता था और यह लगभग विलुप्त हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी ड्रैगन में एक सच्चे ड्रैगन के रक्त का एक अंश मौजूद था। हालांकि इसका शरीर छिपकली जैसा था और ऐसा लगता था कि इसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्रैगन के रक्त का केवल यही अंश उसे जादुई जानवरों के बीच एक अधिपति बनाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा कहा जाता है कि एक परिपक्व पृथ्वी ड्रैगन ऐसी चीज थी जिससे समुद्री विस्तार विशेषज्ञ को भी भागना पड़ता। हे, लगता है मैं ये जीत जाऊंगा, सांझी ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्रतीक और आर्यवीर की तरफ देखा। उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी। उन दोनों ने केवल नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन उनके हाव भाव थोड़े बदसूरत हो गए। सांझी ने पिल फ्लेम्स के मामले में फायदा उठाया था। हा। अचानक सभी ने राघव की ओर देखा और ठहाकेदार हंसी की आवाज आई। राघव के हाथ में एक हल्के पीले रंग की लौ थी। वह कोई जानवर की लौ नहीं थी, बल्कि एक साधारण गोली की लौ थी। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने आध्यात्मिक युवान से संघनित किया था। राघव एक सच्चा ज्वाला साधक नहीं था और उसके पास कोई कोर ज्वाला रूढ़ नहीं था। वह केवल इस सरल गोली ज्वाला को संघनित कर सकता था। क्या कोई गलती हुई है? ऐसा कचरा इस प्रतियोगिता में कैसे आ गया? क्या कोई उसे पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर ले आया? किसी ने व्यंग्य किया। बेवकूफ, अगर तुम्हें नहीं पता तो मत बोलो। वह केवल 18 साल का है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग की पहली श्रेणी तक पहुंच गई है। बात बस इतनी सी है। वह एक गरीब परिवार से आता है। तुम्हें उस पर हंसने का क्या अधिकार है? किसी ने राघव को पहचान लिया और उसका बचाव किया। प्रतीक और आर्यवीर राघव को इस कचरा गोली भट्ठी और कचरा गोली लौ को बाहर निकालते हुए देखकर बेहद परेशान थे। उसने यह सब पहले क्यों नहीं कहा था? अचानक राघव ने हल्के से मुस्कुराया। हाथ बढ़ाते ही उसकी सभी औषधीय सामग्रियां एक ही समय में उसकी गोली की भट्टी में उड़ गईं और उसकी गोली की लौ भट्टी के तल में प्रवेश कर गई। उसकी आत्मा की ऊर्जा प्रसारित हुई और उसकी गोली की लौ विस्फोटक रूप से बढ़ी। क्या कोई गलती हो गई है? क्या वह गोलियां परिष्कृत कर रहा है या स्टू बना रहा है? क्या वह गोलियों को परिष्कृत करना भी जानता है? उसे यह भी नहीं पता कि उसे पहले सामग्री को शुद्ध करना होगा। क्या वह सिर्फ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? अरे छोटे दोस्त, तुम्हें थोड़ा और पानी और नमक डालना चाहिए, नहीं तो स्वाद इतना अच्छा नहीं होगा। दर्शकों ने तुरंत हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वे इस बात से बेहद असंतुष्ट थे कि राघव जैसा कोई व्यक्ति इस प्रतियोगिता में अपनी जगह कैसे बना सका। टावर प्रशासक ने उनकी चीखें अनसुनी कर दीं। नियमों के विरुद्ध केवल एक ही बात थी कि मैदान के अंदर मौजूद लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करें। दर्शकों की चीखें भी कीमियागरों के लिए एक तरह की परीक्षा थी। उन्हें यह पता होना चाहिए था कि कीमियागर हमेशा एक निजी कमरे में ही गोलियों को परिष्कृत करते हैं। वे किसी को भी उन्हें परेशान नहीं करने देते। लेकिन अब जब अनगिनत लोग देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, तो गोलियों को परिष्कृत करना और भी मुश्किल हो गया।
अगर आप अपने दिल को शांत नहीं कर पाए तो असफलता की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इस प्रतियोगिता में इसी तरह के तड़का लगाने के अनुभव की आवश्यकता थी। प्रतिभा के अलावा एक कीमियागर के पास शांत मन भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही गोली के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। यदि किसी के अचानक चिल्लाने मात्र से ही आपका हृदय अस्त व्यस्त हो गया तो कोई रास्ता नहीं है कि आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें। चारों ओर से आ रहे अपमान और उपहास के बावजूद राघव की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई और उसकी ज्वाला तेजी से ऊपर उठी। यह है क्या यही जिंदगी की हकीकत है? राघव की हरकतों के बाद भीड़ की चीख पुकार शांत हो गई। अंत में सभी के चेहरे पर बेजान भाव थे। यहां तक कि टावर प्रशासक की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं। राघव की गोली भट्टी में 7 औषधीय तत्व पहले से ही धीरे धीरे परिष्कृत होने लगे थे, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे से अलग थे और आपस में जुड़े नहीं थे। उन्होंने औषधीय अवयवों को अलग रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन उनकी आत्मिक ऊर्जा का क्षय होना भयावह होगा। हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। राघव की आध्यात्मिक शक्ति 7 अलग अलग औषधीय सामग्रियों में लिपटी हुई थी। उन्हें एक ही समय में परिष्कृत किया जा रहा था। यह पागलपन था। उन्होंने कभी किसी को अपनी कीमती आध्यात्मिक शक्ति को इस तरह बर्बाद करते नहीं देखा था। अचानक 7 औषधीय तत्व एक ही समय में पाउडर में परिष्कृत हो गए और वे विलीन होने लगे। क्या? अंततः लोगों को समझ में आ गया कि वह क्या कर रहा था। आम तौर पर लोग गोलियों को चरणबद्ध तरीके से परिष्कृत करते हैं। प्रत्येक घटक को एक एक करके पाउडर में बदलते हैं और फिर उन्हें गोलियों में परिष्कृत करते हैं। राघव ऐसा करने में बहुत आलसी था और उसने उन्हें सीधे फेंक दिया जैसे वह सब्जियां पका रहा हो। उनके सार को परिष्कृत करने के बाद उसने सीधे उन्हें मिलाना शुरू कर दिया। समय बचाने के लिए उसने औषधीय पाउडर को एक दूसरे से अलग रखने के लिए अपनी कीमती आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद कर दिया था। यह निश्चित रूप से केवल दिखावा था। जब अन्य लोग गोलियों को परिष्कृत करते थे तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्येक टुकड़ा कीमती होता था और जितना संभव हो सके उतना कम इस्तेमाल किया जाता था। यदि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अंत में समाप्त हो जाती तो वे जिन गोलियों पर काम कर रहे थे उनकी पूरी भट्ठी नष्ट हो जाती। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति कीमियाघरों के लिए अत्यंत कीमती थी। अचानक राघव ने अपनी भट्टी का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद कोई भी यह नहीं देख सका कि अंदर क्या हो रहा था। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह सिर्फ दूसरी श्रेणी की गोली है और हम इसे अपनी आंखें बंद करके परिष्कृत कर सकते हैं। दिखावा करने के लिए ऐसी चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करना वह वास्तव में अज्ञानी है। क्या शोधन पहले ही समाप्त हो चुका है? एक व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा था कि अचानक राघव की गोली बनाने वाली भट्टी हिल गई। हर जगह औषधीय सुगंध फैल गई। यह स्पष्ट संकेत था कि गोली बनने वाली है। यह बहुत तेज है। सभी के जबड़े खुले रह गए। क्या यह गोलियां परिष्कृत कर रहा था या मांस पका रहा था? उसने अभी अभी ढक्कन बंद किया था और यह खत्म हो गया। दरार। राघव की गोली भट्टी अचानक दरारों से ढक गई। इस बेवकूफ ने अपनी आग को बहुत बढ़ा दिया है। हे भट्टी में विस्फोट होने वाला है। धमाका। जैसी कि उम्मीद थी गोलियों की भट्टी फट गई, जिससे हंसी और ठहाके गूंज उठे। लेकिन वह हंसी बीच में ही रुक गई, जैसे किसी चाकू ने उसे चीर दिया हो। असंभव। उन्होंने केवल इतना देखा कि यद्यपि गोली भट्टी में विस्फोट हो गया था, फिर भी एक पारभासी गोली भट्टी प्रकट हुई थी और उस तरल पदार्थ के चारों ओर लिपट गई थी जो गोली में बदलने के कगार पर थी। यह पौराणिक आध्यात्मिक भट्टी है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी राक्षसी है। हर कोई अचंभित था। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कड़ाही बनाना केवल किंवदंतियों में ही होता है। भीड़ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि टावर प्रशासक भी आश्चर्य से भरकर खड़ा हो गया। उसने पहली बार इतनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति देखी थी। पंजीकरण परीक्षण में केवल व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया। इसमें यह नहीं देखा गया कि उसमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति है।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश लोगों में आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा लगभग समान थी। अगर कोई अंतर था भी तो वह बहुत मामूली था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता थी। लेकिन राघव ने जो आध्यात्मिक शक्ति दिखाई थी वह बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि वह भयानक थी। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक गोली भट्टी को संघनित करने में सक्षम था। ऐसा करने के लिए केवल थकावट ही 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होगी। भीड़ चुप थी, लेकिन आर्यवीर बहुत खुश था। राघव की विशाल आत्मा, ऊर्जा व्यावहारिक रूप से राक्षसी थी। अगर उसके पास गोली भट्टी नहीं थी तो कौन परवाह करता था? उसके फेंक परिवार के पास वह था। अगर उसके पास जानवर की लौ नहीं थी तो कौन परवाह करता था? गोली टॉवर में कई थे, लेकिन राघव की असामान्य, व्यावहारिक रूप से अंतहीन आत्मा, ऊर्जा बहुत भयानक थी। सांझी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे बेचैनी का एहसास हुआ। किसी अज्ञात कारण से उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह राघव एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था। ऐसी असामान्य आत्मा ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगर राघव को फेंक परिवार की सहायता मिल जाती तो वह निश्चित रूप से ऊपर उठ जाता और उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। सांझी की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। राघव की गोली की लौ रुकी नहीं। पारभासी आध्यात्मिक गोली भट्टी के भीतर औषधीय गोली तेजी से आकार ले रही थी। एक सांस से भी कम समय में यह ठोस हो गई थी। अंगूठियां दिखाई दी हैं। 1, 2, 3, 5 छल्ले। हे भगवान, वे अभी भी बढ़ रहे हैं। 7, 8, क्या 9वीं अंगूठी भी दिखाई दी। अचानक आध्यात्मिक गोली की भट्टी धीमी हो गई और राघव के हाथ में एक भव्य औषधीय गोली दिखाई दी। इसमें से तेज रोशनी चमक रही थी, जिससे वह रात में लालटेन की तरह दिखाई दे रही थी। 9 रिंग गोली। हर कोई हैरान था। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो उन्हें यकीन नहीं होता कि इस तरह के निम्न स्तरीय औषधीय तत्वों को 9 रिंग की गोली में परिष्कृत किया जा सकता है। वह उच्च श्रेणी की गोलियों का चरम था। हालांकि यह अनिवार्य रूप से बेकार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यह सिर्फ एक बग निवारक गोली नहीं है जो आमतौर पर साहसी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? जब वे शिविर स्थापित करते हैं तो वे जहरीले कीड़ों के काटने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति ने कड़वाहट से कहा, यह बेकार है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत बढ़िया था। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हम सभी के चेहरे पर बहुत बुरा थप्पड़ पड़ा है। हर बार जब उन्होंने राघव का उपहास किया था तो उसने अपने कार्यों का उपयोग उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मारने के लिए किया था। इस एक गोली को परिष्कृत करने में उसने वास्तव में उन लोगों को कई बार थप्पड़ मारा था जो उसका अपमान कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने जितना बुरा उसका अपमान किया होगा, उसके चेहरे पर उतना ही ज्यादा बुरा तमाचा पड़ेगा। यह तथ्य कि राघव ने उन बेकार सामग्री से 9 रिंग की गोली को परिष्कृत किया था, अनगिनत लोगों को क्रोधित कर दिया। उसने निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर किया था, बस उनके चेहरे पर तमाचा मारने के लिए। यह लॉन्ग सांड वास्तव में एक बदमाश है। न केवल उसके शारीरिक थप्पड़ अद्भुत हैं, बल्कि उसके मानसिक थप्पड़ भी दिव्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। सराहनीय। आर्यवीर को राघव के प्रति प्रशंसा में खुद को व्यावहारिक रूप से झुकाना पड़ा। राघव की परिष्कृतता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जो लोग अपने हुनर से दूसरों को चकित करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी गोलियां खत्म करने के लिए सबसे सरल तरीका अपनाने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप यह शुरुआती दौर राघव द्वारा पूरी तरह से उलट गया था। यह ऐसे ही समाप्त हो गया। राघव के प्रदर्शन की तुलना में कुछ भी नहीं। यह तो भीड़ को खुश करने के लिए एक अपमानजनक कृत्य था। जैसे ही राघव आर्यवीर के साथ जा रहा था, सांझी के लोगों में से एक ने उस पर व्यंग्य कसने से खुद को नहीं रोक सका। पांव, एक बड़े हाथ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। राघव ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत देर से आया और हवा के अलावा कुछ नहीं मारा। हाँ, मैंने उसे पहले पा लिया। आर्यवीर हंसा। आर्यवीर के चेहरे पर थप्पड़ मारना उसके लिए लगभग एक रिफ्लेक्स बन गया था। जब तक कोई व्यक्ति उसे उकसाने के लिए आता, यह स्वाभाविक रूप से होता।
वह इतनी तेजी से वार करता कि यह उसकी प्रतिक्रिया से भी आगे निकल जाता। आर्यवीर! सांझी की अभिव्यक्ति डूब गई। आर्यवीर और भी बेशर्म होता जा रहा था। अपनी हैसियत की परवाह किए बिना वह किसी पर भी हमला कर देता था, जैसे ही उसे कोई इच्छा होती। अगर सांझी अपने अधीनस्थ को इस तरह से हमला करने की अनुमति देता तो वह बहुत कायर दिखाई देता। क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? तो चलो लड़ते हैं। यह प्रतियोगिता क्षेत्र नहीं है। अगर हम यहां लड़ेंगे तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। आर्यवीर ने सांझी की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी हरकतों के बाद ऐसा लगा जैसे हवा में बारूद भर गया हो। राघव मन ही मन हंसा। उसने अपनी मुट्ठियां रगड़ी, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। हे भगवान, अच्छा शो अभी भी विकसित हो रहा है। सभी लोग जल्दी करें और देखने के लिए कोई अच्छी जगह खोजें। उन दर्शकों ने सोचा था कि जो शो वे देखना चाहते थे वह आज नहीं होगा। वे थोड़े उदास थे, लेकिन अब अचानक हुई इस दुश्मनी को भांपकर उन्होंने तुरंत जश्न मनाया। मैंने पहले ही अपना फोटोग्राफिक जेट सक्रिय कर लिया है। मैं निश्चित रूप से एक महिला पिल एम्प्रेस की छाती को अच्छी तरह देख पाऊंगा, अन्यथा मैं शांति से मर नहीं पाऊंगा, एक व्यक्ति ने अपने होंठ चाटते हुए कहा। सांझी पूरी तरह से क्रोधित था। आर्यवीर और प्रतीक पूरी तरह से गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें अपनी स्थिति की जरा भी परवाह नहीं थी। अगर वे वास्तव में यहां लड़ते तो दोनों पक्षों को नुकसान होता। आखिरकार यह कोई सच्ची लड़ाई नहीं थी। वे अपनी पिल फ्लेम को नहीं बुला सकते थे, अन्यथा यह बहुत खतरनाक हो जाता। अगर किसी की जान चली जाती तो यह तुरंत एक बड़ा मामला बन जाता। इसके अलावा बहुत से लोग देख रहे थे। इस तरह से लड़ना सिर्फ अपनी इज्जत खोने का एक तरीका होगा। हालांकि आर्यवीर और प्रतीक इतने बेशर्म थे कि वे ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे कि वे बेजोड़ हों और लड़ना चाहते हों। तुम्हारे पास तो बस बाजार के झगड़ों का एक झुंड है, हम जा रहे हैं। अंत में सांझी ने अपने लोगों को दूर ले जाने का फैसला किया, जिससे राघव निराश हो गया। उसने सांझी को फिर से लात मारने का मौका खो दिया था। इसके अलावा वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि सांझी की हड्डियां किस तरह की थीं, जिससे उसे लात मारने पर इतना दर्द हुआ। वह क्या छिपा रहा था? हाँ, हम भी जा रहे हैं, चलो अपना जश्न जारी रखें। आर्यवीर और प्रतीक हंसे। सांझी के उदास चेहरे को देखकर वे अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस कर रहे थे। सभी ने एक रेस्तरां में खूब खाया पिया। सांझी के चेहरे पर 2 बार बुरी तरह से थप्पड़ मारने के बाद आर्यवीर और प्रतीक खुशी से भर गए। वे आखिरकार उसके अहंकार पर काबू पाने में कामयाब हो गए थे। राघव, चलो, मैं तुम्हें गोली भट्टी चुनने में मदद करूंगा और तुम्हारे लिए एक जानवर की लौ लाऊंगा। तुम्हारे बड़े भाई को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पीने और खाने के बाद आर्यवीर राघव को 7 खजाने वाले रत्न टॉवर की ओर वापस ले आया। राघव ने आर्यवीर का पीछा करते हुए 7 खजाने वाले रत्न टॉवर में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वे मुख्य द्वार से नहीं बल्कि एक साइड दरवाजे से गए। उस साइड दरवाजे के सामने 1 दर्जन गार्ड थे। आर्यवीर ने गंभीरता से राघव को चेतावनी दी कि वह यहां कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता। हालांकि पिल टॉवर पर हुए फेंक और चाय परिवारों का संयुक्त नियंत्रण था, लेकिन पिल सम्राट प्रतियोगिता के कारण पिल वैली के कुछ विशेषज्ञ वहां आकर देखने लगे थे। उन्हें पहले से कहीं ज्यादा नियमों पर ध्यान देना पड़ता था। अब जाकर राघव को यह पूछने का मौका मिला कि यह पिल सम्राट प्रतियोगिता वास्तव में क्या है। इस प्रतियोगिता में पूर्वी बंजर भूमि के कुलीन पिल सम्राटों को इकट्ठा किया गया था। इसमें सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चुना जाना था। शीर्ष 10 लोगों के पास पिल घाटी में प्रवेश करने और साधना करने की योग्यता होगी। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि प्रथम स्थान के लिए इनाम बहुत अधिक था। यह कुछ ऐसा था जो अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को पागल कर देगा, लेकिन हर बार इनाम अलग अलग होता था। किसी भी मामले में हर कोई पहला स्थान पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता था। एक ऐसा इनाम जो किसी को भी पागल कर दे। हे, मुझे यह पसंद है। स्वर्ग ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी हैं। यह देखते हुए कि मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कितनी दूर आना पड़ा, उन्हें मुझे खाली हाथ जाने देना सही नहीं लगा। जब वे दरवाजे पर पहुंचे
तो आर्यवीर ने उन्हें जांच के लिए अपना बैज दिया। हालांकि वे सभी उसे पहचान गए थे, लेकिन वे इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। वहां से गुजरने के बाद वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए। जब उन्होंने एक गोल डिस्क पर कदम रखा तो डिस्क धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी। इसमें एक संरचना बनाई गई थी जिससे इसे टॉवर के ऊपर और नीचे यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। 7 ट्रेजर ज्वेल टॉवर की पहली मंजिल एक बड़ा हॉल है जिसका उपयोग आगंतुकों के स्वागत के साथ साथ विभिन्न मामलों को संभालने के लिए किया जाता है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर उच्च स्तर के कीमियाघर गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में कीमियाघर गोलियां परिष्कृत करते हैं। केवल वे ही लोग यहां प्रवेश करने के योग्य हैं जो कम से कम गोली सम्राट के पद तक पहुंच चुके हैं, आर्यवीर ने समझाया। हजारों की संख्या में? पिल टावर वाकई बहुत बड़ा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा कहा जाता था कि लगभग सभी औषधीय गोलियों पर उनका एकाधिकार था। उस तरह की ताकत वाकई बहुत बड़ी थी। चौथी और पांचवी मंजिल आत्मा को पोषण देने वाले क्षेत्र हैं। यहां विशेष संरचनाएं हैं जो किसी व्यक्ति के मन और आत्मा को पोषण दे सकती हैं। यदि आप शोधन के बाद थक गए हैं तो आपको पूरी तरह से तरोताजा होने से पहले केवल 2 घंटे आराम करने की आवश्यकता होगी। पिल टावर एक दिन में इतनी सारी गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। इसका एक कारण निश्चित रूप से आत्मा को पोषण देने वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा आत्मा को पोषण देने वाले क्षेत्र व्यक्ति की आत्मा को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। कई कीमिया प्रतिभाएं आत्मा को पोषण देने वाले क्षेत्रों में साधना करने के लिए पिल टावर से जुड़ती हैं। यदि आप वहां लंबे समय तक साधना करते हैं तो यह आपकी आत्मा के लिए बेहद फायदेमंद होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पिल टावर में बहुत योगदान देना होगा। छठी मंजिल वह क्षेत्र है जिसका प्रभार चाई परिवार के पास है। यह पिल टावर का खजाना मंडप है। वहां गोलियों की भट्टियां, कीमती दवाइयां, जानवरों की लपटें और सभी प्रकार की कीमिया विरासतें हैं। यहां तक कि ज्वाला विशेषता वाली गुप्त कलाएं भी हैं। आर्यवीर गर्व से मुस्कुराया। यह कुछ ऐसा था जिस पर पिल टावर के सभी शिष्यों को गर्व था। राघव, मैं अब एक जानवर की लौ चुनने में आपकी मदद करूंगा। आपकी आत्मा की ऊर्जा भयानक है, लेकिन आपकी गोली की लौ कचरा है। प्रारंभिक चरण तक अभी भी 1 महीना बाकी है। इस समय के दौरान आपको अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाना होगा। प्रारंभिक चरण के दौरान लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, आर्यवीर ने चेतावनी दी, क्योंकि वह राघव को छठी मंजिल पर ले आया। हाँ, तुम आ गए। प्रतीक उनसे पहले ही आ चुका था। चाय परिवार इस जगह का प्रभारी था, इसलिए वह राघव के लिए चीजों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पहले ही आ गया था। आओ, मैं तुम्हें हमारे पशु अग्नि भंडार में ले चलूंगा। वे प्रतीक के पीछे पीछे एक लंबे गलियारे से नीचे उतरे। अंत में एक लोहे का गेट था। यह गेट 3 मीटर से ज्यादा मोटा था और इसे खोलने के लिए एक खास तंत्र की जरूरत थी। ऐसे 3 द्वारों से गुजरते हुए अचानक उन पर भयंकर गर्मी ने हमला कर दिया। उनके सामने एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरा स्टील से बना था। दीवारों में आले थे जिनमें से प्रत्येक में एक बोतल थी। प्रत्येक बोतल में एक जानवर की लौ थी। वाह, यहां तो बहुत सारी जानवरों की लपटें हैं। राघव चौंक कर उछल पड़ा। यहां सैकड़ों बोतलें थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक तरह की जानवर जैसी ज्वाला थी। हे, ये हमारे पिल टावर की बीस्ट फ्लेम रिपोजिटरी है। इन सभी को बीस्ट फ्लेम रैंकिंग के शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। शीर्ष 3 बीस्ट फ्लेम के अलावा हमारे पास हर एक होना चाहिए। हमारे पास कई हैं, प्रतीक ने कहा। राघव की बांह अचानक गर्म हो गई। उसने जल्दी से उस बांह को पकड़ लिया। शीण लगभग उड़ गया था। वह एक जादुई जानवर की तरह था जो अनगिनत सालों से भूखा था और अब आखिरकार उसे मांस दिखाई दिया। वह एक ही घूंट में सारा मांस निगल जाना चाहता था। शीण, अभी इसे सहन करो। अभी समय नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम धैर्य रखोगी तो ये जल्द ही तुम्हारे हो जाएंगे। राघव ने उसे सांत्वना दी। वह जानता था कि शीण को बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन राघव जितनी ऊर्जा दे सकता था वह सीमित थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे खेती करने की जरूरत थी। उसे खिलाने के लिए उसके पास इतना समय कैसे था? इसने शीण को इस पूरे समय भूखा रखा था, इसलिए इतने सारे जानवरों की लपटों को देखकर वह तुरंत उत्तेजित हो गया। यह अच्छी बात थी कि शीण ने उसकी बात सुनी और उसे सहन किया। इससे राघव को राहत मिली। राघव, आप यहां कोई भी जानवर की लौ चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि जानवर की लौ जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, आपकी कीमिया उतनी ही ज्यादा कारगर होगी। ज्यादा मजबूत जानवर की लौ को दबाने में ज्यादा समय लगता है। अगर आप धधकते पाइथन स्केल लौ चुनते हैं तो आपको तैयार रहना होगा। अगर आप इसे 1 महीने के भीतर दबाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप प्रारंभिक दौर में ही बाहर हो सकते हैं। प्रतीक ने चेतावनी दी। प्रतीक और आर्यवीर दोनों ने धधकते अजगर स्केल फ्लेम का इस्तेमाल किया। यह जानवर लॉ रैंकिंग में 4थे स्थान पर था और यह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि यह राघव की वायलेट फीनिक्स स्पैरो फ्लेम से एक रैंक कम था, फिर भी यह बेहद शक्तिशाली था। राघव ने वायलेट फीनिक्स स्पैरो फ्लेम को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे उसकी पहचान उजागर हो जाती। ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा। जहां तक इसे दबाने की बात है, यह तो बस एक मजाक था। पृथ्वी की ज्वाला मौजूद होने पर इसे कैसे नहीं दबाया जा सकता था। मैं धधकते अजगर स्केल लॉ का चयन करूंगा। चिंता मत करो, मेरी शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा के साथ मैं इसे जल्दी से दबाने में सक्षम हो जाऊंगा, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। यह कहते हुए राघव ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम की बोतल लेने गया। बोतल में सिर्फ एक बोतल बची थी। एक पल इंतजार करें। अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। लोगों का एक समूह भंडार में घुस गया। राघव ने देखा कि यह वास्तव में सांझी था, जो 3 अन्य लोगों का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन राघव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो और उसने सीधे बोतल उठा ली। यह कैसा मजाक था? जो चीजें उसने तय की थीं, वे उसकी थीं। धधकते अजगर के तराजू की लौ को नीचे रखो, मैंने इसे कल ही आरक्षित कर लिया था, सांझी ने गुस्से में कहा। आपने इसे आरक्षित कर लिया है? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? प्रतीक ने कहा। सांझी ने अचानक कागज का एक टुकड़ा निकाला। कल मैंने इसे पाने के लिए आवेदन किया था और आज मैं इसे पाने आया हूं। क्या तुम अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करने की हिम्मत कर सकते हो? आर्यवीर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अब यह परेशानी थी। अगर सांझी ने इसे आरक्षित किया था तो यह धधकते अजगर स्केल लॉ उसे देनी होगी। यह पिल टॉवर के नियमों में से एक था। एक बार जब कोई शिष्य कुछ मानकों तक पहुंचने में कामयाब हो जाता था, तो वह पिल टॉवर में कुछ जानवरों की लपटों के लिए आवेदन कर सकता था। यह निश्चित रूप से विपिन था। सांझी उसके लिए इसे पाने की कोशिश कर रही थी। अपनी 9वीं टियर अर्थ क्लास आत्मा ऊर्जा के साथ वह वास्तव में ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम के लिए आवेदन कर सकती थी। तारीख वास्तव में कल की है। हालांकि मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं आपको ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम नहीं दे सकता, प्रतीक ने कहा। तुम्हारी हिम्मत! अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या तुम पिल टॉवर के नियम तोड़ने की हिम्मत करोगे? सांझी ने व्यंग्य किया। आगे बढ़ो और मुझे रिपोर्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। 3 दिन पहले इस ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम के लिए पहले से ही एक आवेदन था, इसलिए दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत देर हो चुकी हो। क्या यह सही नहीं है आर्यवीर? प्रतीक ने आर्यवीर को आंख मारी। उसका मतलब इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। आर्यवीर को अचानक सच्चाई याद आ गई और उसने कहा, यह सही है, यह सही है। मैंने इसे 3 दिन पहले आरक्षित कर लिया था। बहुत खेद है। हे मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। अपना आवेदन लाओ, सांझी ने गुस्से में कहा। आवेदन पत्र मेरे परिवार के पास है, मैं इसे लाना भूल गया। मैं आपको बाद में आवेदन पत्र दिखा सकता हूं। प्रतीक मुस्कुराया। सांझी क्रोधित हो गया। प्रतीक निश्चित रूप से यह जानबूझकर कर रहा था, लेकिन यह उनके चाई परिवार के पास अधिकार था। प्रतीक को बस एक आवेदन पत्र बनाना था और उसमें 3 दिन पहले की तारीख डालनी थी। यह सोचते ही सांझी का चेहरा गुस्से से हरा हो गया, लेकिन वह भी शक्तिहीन था। ठीक है,
जरा रुको, विपिन, राघव, तुम लोग एक जानवर की लौ चुनो। सांझी अपने लोगों को केवल एक कमजोर जानवर की लौ चुनने दे सकता था। जब सांझी बदसूरत भाव के साथ चला गया तो राघव के 3 लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा और हंसे। यह विशेष रूप से आर्यवीर और प्रतीक के लिए सच था। उन्हें इतने खुश हुए बहुत समय हो गया था। राघव, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप यहां ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम को परिष्कृत कर सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया और सीधे जानवर की लौ को बाहर निकाला। वह उसे परिष्कृत करने लगा। आर्यवीर और प्रतीक हैरान रह गए। जंगली और उन्मत्त धधकते अजगर स्केल फ्लेम एक आज्ञाकारी खरगोश की तरह लग रहा था। उसने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को राघव द्वारा अवशोषित होने दिया। वे नहीं जानते थे कि राघव के पास एक पृथ्वी ज्वाला है। पृथ्वी ज्वाला के सामने जानवरों की ज्वालाएं ड्रैगन के सामने चींटियों की तरह थीं। वे विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। राघव मूल रूप से ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम को परिष्कृत करने और फिर वायलेट फिनिक्स स्पैरो फ्लेम को शीन को खिलाने की योजना बना रहा था। लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्या उसके लिए दोनों जानवरों की लपटों को रखना संभव होगा। परिणाम स्वरूप राघव यह देखकर हैरान रह गया कि शीण के दमन के कारण दोनों जानवर लपटों ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने या उन्हें खा जाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, शीन, बधाई हो। भविष्य में तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां अंडे देंगी। राघव अंदर से हंसा। यद्यपि एक जानवर की लौ को तुरंत भस्म करना शीन के लिए बेहद फायदेमंद होगा, लेकिन लंबे समय में अंडे पाने के लिए मुर्गी को मारना इसके लायक नहीं था। राघव ने शीन को 2 जानवरों की लपटों को हल्के से दबाने को कहा। वे दोनों डर से कांप रहे थे। फिर राघव के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कुछ ऊर्जा शीन पर छोड़नी शुरू कर दी। राघव के आध्यात्मिक युवान से उनकी खोई हुई शक्ति तुरंत वापस आ गई। राघव यह देखकर बहुत खुश हुआ। भविष्य में वह शीन से उनकी देखभाल करवा सकता था और अपने लिए भोजन की निरंतर आपूर्ति प्राप्त कर सकता था। राघव ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। उसके हाथ में एक लाल रंग की लौ दिखाई दी। लौ से निकलती लहरें तराजू जैसी लग रही थीं। यह तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है ना? प्रतीक और आर्यवीर ने चिल्लाया। प्रतीक और आर्यवीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने इसे सिर्फ एक अगरबत्ती के बराबर समय में परिष्कृत कर दिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शायद यह सिर्फ इसलिए है कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत है। राघव ने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाल लौ उसकी उंगलियों पर तेजी से कूदने लगी। वह जरा भी सुस्त नहीं थी। वे दोनों हैरान रह गए। राक्षस, तुम निश्चित रूप से एक राक्षस हो। उन दोनों ने एक साथ निष्कर्ष निकाला। हे, मुझे तुरंत जाकर उस बेवकूफ सांझी को एक झटका देने की इच्छा हो रही है। जानवर की लौ प्राप्त करने के बाद भी राघव अपनी स्थिति व्यक्त करना नहीं भूला। ऐसा उन्हें ईर्ष्या से बचाने के लिए किया गया था। आखिर वे सभी कीमियागर थे। उसने जो शक्ति दिखाई थी वह उससे थोड़ी ज्यादा थी जो उसके पास होनी चाहिए थी, और यह उन दोनों को भड़का सकती थी। आखिर हर किसी का अपना अभिमान था। ऐसा प्रभाव किसी को भी असहज कर सकता था। यह सुनकर आर्यवीर ने सिर हिलाया। राघव उसके शिविर का हिस्सा था। वह जितना मजबूत होगा उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बड़े भाइयों, मेरी एक छोटी सी विनती है, राघव ने शर्मिंदगी के साथ कहा। भाई होने के नाते विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? आर्यवीर और प्रतीक ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे लिए ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम को नियंत्रित करना बेहद आसान है। मैं सोच रहा था कि मैं इसकी शक्ति को कैसे उन्नत कर सकता हूं। इस तरह मैं और भी बेहतर गोलियां परिष्कृत कर पाऊंगा, राघव ने कहा। अपग्रेड? आप इसे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? उन दोनों को समझ नहीं आया। मैं चाहता हूं कि धधकती अजगर की ज्वाला कुछ अन्य जानवरों की ज्वालाओं को भस्म कर दे ताकि वह और अधिक शक्तिशाली हो जाए। क्या यह ठीक है? राघव ने पूछा। यह ठीक है, लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि यह काम करेगा या नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि जानवर की लपटें विलीन हो सकती हैं।
प्रतीक ने कहा, क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? अगर तुम चाहो तो। वैसे भी इस जगह पर मेरे चाय परिवार का वचन ही कानून है। ये जानवर की लपटें बहुत कीमती नहीं मानी जाती। मैं बस इतना लिख सकता हूं कि वे खत्म हो गई हैं और इसकी रिपोर्ट कर सकता हूं। आगे बढ़ो, प्रतीक ने कहा। उसकी आंखें वाकई दुनिया के लिए खुल गई थीं। वह देखना चाहता था कि यह राघव किस स्तर का राक्षस था। मैं सबसे पहले 7वीं और 9वीं रैंकिंग की लपटों को भस्म करने की कोशिश करूंगा। राघव शिष्टाचार पर खड़ा नहीं था। उसने सीधे 2 लपटों को पकड़ लिया और एक ही समय में उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। प्रतीक और आर्यवीर के चेहरे कांप उठे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। अंत में जब राघव ने 17वीं लॉ को परिष्कृत किया और 18वीं के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रतीक मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, भाई राघव, क्या आप कुछ छोड़ सकते हैं? यदि आप बहुत अधिक लेते हैं तो आपका बड़ा भाई स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। 17 जानवरों की लपटें, जिनमें से सभी शीर्ष के पास रैंक की गई थीं, को राघव ने कुछ ही सांसों में भस्म कर दिया था। वे दोनों पूरी तरह से अचंभित थे। उनके दिल पागलों की तरह धड़क रहे थे। चाई परिवार इस काम का प्रभारी था, लेकिन अगर नुकसान बहुत बड़ा होता तो इसका पता आसानी से चल जाता। तब तक यह परेशानी का सबब बन जाता, इसलिए उसे रुकना पड़ा। अचानक राघव के हाथ में एक ज्वाला दिखाई दी। लाल ज्वाला में एक हल्का बैंगनी रंग था। इसकी भयानक गर्मी से उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या यह कैसी ज्वाला है? एक उत्परिवर्तन? वे नहीं जानते थे कि यह ज्वाला राघव ने धधकते अजगर स्केल ज्वाला और बैंगनी फीनिक्स स्पैरो ज्वाला को मिलाकर बनाई थी। ऐसी ज्वाला किसी और ने कभी नहीं देखी थी। हालांकि इस ज्वाला का इस्तेमाल केवल दूसरों को डराने के लिए किया जा सकता था। इसकी असली शक्ति वायलेट फीनिक्स स्पैरो फ्लेम जितनी भी नहीं थी, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से ब्लेजिंग पाइथन स्केल फ्लेम से कहीं ज्यादा थी। राघव ने उन्हें यह दिखाने के लिए ऐसा किया था कि वह सफल हो गया है। वह सचमुच सफल हो गया था। उसने एक ही समय में 17 जानवरों की लपटों को ठग लिया था। धधकते अजगर स्केल लॉ और बैंगनी फीनिक्स स्पैरो लॉ को जोड़कर अब उसके पास कुल 19 जानवर लपटें थीं। 19 जानवरों की लपटें पिंजरे में बंद मुर्गियों की तरह थीं। शीण के अत्याचारी दुर्व्यवहार के तहत उन्होंने इसके लिए अंडे देने की पूरी कोशिश की। नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने राघव के आध्यात्मिक युवान को पागलों की तरह खा लिया। एक पल में शीण एक किसान बन गया था। उसके पास 19 जानवरों की लपटें थीं जो जितनी जल्दी हो सके फसल उगा रही थीं। वह बेहद संतुष्ट था, क्योंकि अब उसके पास किसी भी समय भस्म करने के लिए लपटें थीं। जहां तक राघव की बात है, जियानटियन क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उसका आध्यात्मिक युवान समुद्र जितना विशाल था। वे उसके आध्यात्मिक युवान को जितना चाहें उतना अवशोषित कर सकते थे। इस तरह राघव को शीण को पालने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। शीण जितना चाहे उतना चर सकता था। राघव, तुम सचमुच एक राक्षस हो, प्रतीक ने कहा। बड़े भाई, मुझे भी कुछ उच्च स्तरीय गोली के फार्मूले की आवश्यकता है। मैंने केवल निम्न स्तरीय गोलियों को ही परिष्कृत किया है और मैं कभी भी उच्च स्तरीय गोली के फार्मूले के संपर्क में नहीं आया हूं। सच बताऊं तो मुझे उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने की कई तकनीकें भी नहीं पता हैं। क्या आप मुझे कुछ कीमिया कलाएं उधार दे सकते हैं? राघव ने पूछा। क्या मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकता हूं? कृपया, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सीक्रेट टोम पैवेलियन में ले जा सकता हूं। जब तक तुम अंदर की किताबें बाहर नहीं लाते, तुम अपनी इच्छानुसार किताबों को ब्राउज कर सकते हो। वहां वरिष्ठों द्वारा दर्ज की गई सभी प्रकार की कीमिया कलाएं और अनुभव हैं आदि। यह सुनकर कि राघव अब और किसी जानवर की लपटों को नहीं जला पाएगा, प्रतीक को फिर से ताजगी मिली। वह सीधे राघव को सीक्रेट टोम पैवेलियन में ले गया। वहां कीमिया कला से भरी बड़ी बड़ी किताबों की अलमारियां थीं। राघव खुशी से पागल हो गया और उनका अध्ययन करने लगा। यह देखकर कि राघव एक जुनूनी गोली पागल की तरह था, प्रतीक और आर्यवीर ने उसे परेशान नहीं किया। वे चले गए, उस समय की प्रतीक्षा में जब राघव चले जाएंगे।
जब वे दोनों चले गए तो राघव ने कीमिया की किताबें एक तरफ फेंक दीं जो उसने उठाई थीं। कोई ऐसे बेकार सिद्धांत कैसे लिख सकता है? यहां 3 तरह की पुस्तकें थीं। एक में कीमिया कलाएं थीं जिन्हें वरिष्ठों ने लिखा था। दूसरी में गोलियों के फार्मूले थे। वे सभी उच्च श्रेणी की गोलियों के फार्मूले थे, लेकिन वे वास्तव में अद्वितीय फार्मूले नहीं थे और राघव की उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज्वाला विशेषता युद्ध कौशल अनुभाग में सबसे अधिक रुचि रखता था। राघव के पास उसकी पिल भगवान की यादें थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। कीमिया के अलावा कुछ और नहीं था। इसलिए राघव एक शक्तिशाली कीमियागर हो सकता है, लेकिन वह बहुत कम पिल फ्लेम युद्ध कौशल के संपर्क में आया था। उसके पास एक अतुलनीय रूप से भयानक पिल फ्लेम हो सकता है, लेकिन वह इसे लड़ाई के दौरान केवल सबसे सतही तरीके से उपयोग कर सकता था। यहां तक कि राघव को शर्म से लाल होना पड़ा। फ्लेम क्लाउड विंग्स पिल फ्लेम पंखों में तब्दील हो जाती है, जिससे आप आसमान में उड़ सकते हैं। अरे, यह कोई युद्ध कौशल नहीं है, बल्कि एक जादुई कला है। मुझे इसे सीखना होगा। राघव खुशी से पागल हो गया। उसे एक जादुई कला का रहस्य मिल गया था। साधारण युद्ध कौशल और साधना तकनीक स्वर्ग, पृथ्वी और नश्वर वर्गों में विभाजित थे, लेकिन ये 3 वर्ग केवल जैनेटियन विशेषज्ञों और उससे नीचे के लोगों को संदर्भित करते थे। जैनेटियन विशेषज्ञ और उससे ऊपर के लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर सकते थे। इसे सभी प्रकार के ऋणों में बदल सकते थे, जो पहाड़ गिराने वाली शक्ति जारी कर सकते थे। इस तरह के हमलों ने युद्ध कौशल की सीमा को तोड़ दिया था और उन्हें जादुई कला कहा जाता था। जादुई कलाएं उच्च या निम्न श्रेणी में विभाजित नहीं थीं। इसे मापने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनकी शक्ति मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती थी कि उपयोगकर्ता इसे ठीक से नियंत्रित कर सकता है या नहीं। ज्यानेटियन क्षेत्र में लोग स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करके लड़ते थे। इससे उन्हें और भी अधिक भयानक शक्ति जारी करने की अनुमति मिली। जादुई कलाएं ही थीं जो उन्हें उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की अनुमति देती थीं। यदि आप अधिक ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। इसके साथ फिर समुद्री विस्तार में आगे बढ़े बिना भी मैं अभी भी आकाश में उड़ सकता था। हा हा हा, जब मैं लड़ूंगा तो ज्वाला पंखों की एक जोड़ी को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होगा। राघव की मुस्कुराहट से उसका चेहरा फटने का खतरा था। पेल टॉवर में आना निश्चित रूप से इसके लायक था। मूल रूप से उसका लक्ष्य ज्ञानोदय महल स्टार को संघनित करने के लिए सामग्री प्राप्त करना था, लेकिन वर्तमान में वह अभी अभी आर्यवीर और प्रतीक से परिचित हुआ था। वह सीधे औषधीय सामग्री भंडार गृह में नहीं जा सकता था। उसके पास अभी तक इसके लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं था। हालांकि सब कुछ अभी भी बहुत आसानी से चल रहा था। न केवल उसने जानवरों की लपटों का एक समूह प्राप्त किया था, बल्कि वह ज्वाला गुण जादुई कलाओं में भी खेती कर सकता था। इससे राघव के दिल में लगभग फूल खिल गए। अचानक राघव अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह हिला ही नहीं था। वह अभी भी पूरी तरह से पुस्तकों में कीमिया कला का अध्ययन करने पर केंद्रित था। आर्यवीर और प्रतीक वापस अंदर चले गए। राघव, तुम यहीं क्यों नहीं रुकते? हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। लेकिन राघव तो मानो मूर्तिवत खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से चले गए। यह राघव सिर्फ एक राक्षस ही नहीं है, वह बहुत मेहनती भी है। भविष्य में निश्चित रूप से उसकी उपलब्धियां अद्भुत होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों और कृतज्ञता की परवाह करता है। सिर्फ एक छोटे से उपकार के लिए उसने हुओ परिवार के दुश्मन बनने की हिम्मत भी की। हमने वाकई एक खजाना उठाया, आर्यवीर ने कहा। उन्होंने राघव को सीक्रेट टोम पैवेलियन में छोड़ दिया और दूसरों को बाहर पहरा देने का आदेश दिया। अगर राघव बाहर आता तो उन्हें उसे आर्यवीर के निवास पर ले जाना था। उनके पास अभी भी कई अन्य लोग थे जिनके साथ उन्हें अच्छे संबंध बनाने की जरूरत थी और उन्हें अपने परिवारों को कुछ बातें भी बतानी थीं। वे व्यस्त थे और राघव के साथ नहीं जा सकते थे। तुम ही हो
जिसने खजाना उठाया है। छी, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता कि मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है, प्रतीक ने कहा। छी, तुम्हें ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? हमारी प्रतिभा 7वीं श्रेणी की पृथ्वी वर्ग की आत्मा ऊर्जा के साथ हमारे लिए पिल वैली में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमें केवल इतना करना है कि घमंडी हुओ परिवार से छुटकारा पाने के लिए राघव का उपयोग करें। वे अपने विपणन कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करते हैं और हमारे क्षेत्रों की ओर हाथ बढ़ाते हैं। यदि हम अभी भी जवाबी हमला नहीं करते हैं तो हम नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अब जब राघव आ गया है, अगर वह पिल सम्राट प्रतियोगिता में पहला स्थान ले सकता है तो गौरव हमारे 2 परिवारों का होगा। एक बार जब वह पिल वैली में प्रवेश करता है तो हम उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तब क्या हुओ परिवार का उन्मूलन एक आसान मामला नहीं होगा। हम हुओ परिवार द्वारा क्यों दबाए जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पिल वैली में लोग हैं? लेकिन अगर राघव भी पिल वैली में शामिल हो जाए तो हम हुओ परिवार द्वारा किए गए सभी शर्मनाक कृत्यों को उजागर कर सकते हैं। उस समय क्या पिल टॉवर हमारे 2 परिवारों का नहीं होगा? छी, उस समय कौन हिम्मत करेगा कि प्रतीक और आर्यवीर को धिक्कार है। अगर मैंने उनका सिर नहीं तोड़ा और टुकड़ों को उनकी गांड में नहीं ठूंस दिया तो मैं आर्यवीर नहीं बनूंगा, आर्यवीर ने गुस्से में कहा। आह, बस इतना ही काफी है। ये शब्द दोबारा मत कहना। इसका जिक्र करने से ही मुझे गुस्सा आ जाता है। यह राघव वाकई बुरा नहीं है। वह भरोसेमंद और विश्वसनीय है। हम उसमें जो निवेश करेंगे उसका 100 गुना जरूर पाएंगे, प्रतीक ने कहा। छी, वो हुओ परिवार के कमीने। उन्होंने इन सालों में बहुत सारा पैसा ठगा है, लेकिन उन्होंने हमें एक भी तांबा देने से इनकार कर दिया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? चाहे वह उसके जहर से छुटकारा पाने के लिए उसके कंकाल को बदलना हो या पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज, दोनों इतने महंगे हैं कि हमें उनके जैसा करने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। लेकिन वे इसे करने में सक्षम थे और वे ठीक लगते हैं। लानत है। और वे प्रारंभिक तैयारियों के लिए भी हमें नीची नजर से देख रहे हैं। वे औषधीय गोलियां बेचते हैं जिन्हें परिष्कृत करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें नीची नजर से देखते हैं। लानत है उन्हें, आर्यवीर ने गुस्से में कहा। शांत हो जाओ, मैं भी पागल हो गया हूं, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चलो वापस चलते हैं और ठीक से रणनीति बनाते हैं। चलो देखते हैं कि क्या हम हुओ परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए राघव नामक ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय तेजी से बीत गया। राघव जितनी तेजी से ज्वाला जादुई कला का अध्ययन कर रहा था, तभी आर्यवीर की आवाज ने उसे बाधित किया। राघव, बाहर आओ, प्रारंभिक तैयारी शुरू होने वाली है। 1 महीना हो गया है। राघव हैरान था। समय बहुत जल्दी बीत गया था। उसने सिर्फ 1 दर्जन ज्वाला जादुई कलाएं ही समझी थीं। लेकिन अगर बाहरी दुनिया को इस तरह की गति के बारे में पता चल जाए तो अराजकता फैल जाएगी। जादुई कलाएं साधारण युद्ध कौशल नहीं थीं। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए गहन समझ कौशल की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा वे अभी भी उपयोग करने के लिए बहुत खतरनाक थे। यदि आप इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे तो आप अपने ही हमले से घायल हो जाएंगे। हालांकि यह कहा गया था कि जादुई कलाएं जियानेटियन विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लिए थीं, यह कहना बेहतर होगा कि वे समुद्री विस्तार विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लिए थीं। अधिकांश जियानेटियन विशेषज्ञों ने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। केवल एक बार जब वे समुद्र विस्तार क्षेत्र में पहुंच जाते तो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त समझ होती और उसके बाद ही वे उनका उपयोग करने की हिम्मत कर पाते। इसके अलावा समुद्र विस्तार विशेषज्ञों को भी जादुई कलाओं से सावधान रहना पड़ता था। थोड़ी सी भी गलती से प्रतिशोध हो सकता था। यह स्वर्गीय दांस की हृदयहीनता थी। वे आपको बहुत ताकत दे सकते थे या वे आपको खत्म कर सकते थे। युद्ध कौशल से अलग अधिकांश जादुई कलाएं शरीर के बाहर जारी की जाती थीं। अराजकता क्षेत्र में वापस उन भ्रष्ट समुद्र विस्तार विशेषज्ञों ने उस पर हमला करने के लिए एक विशाल काला हाथ छोड़ा था। यह एक जादुई कला थी। इसने प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग किया था
और यह अत्यधिक शक्तिशाली था। राघव इन ज्वाला जादुई कलाओं की गहराई में पूरी तरह डूब चुका था। वह एक शराबी की तरह था जो अपने मोह से बच नहीं पा रहा था। उनकी पिल फ्लेम पर उनका नियंत्रण बेजोड़ कहा जा सकता है। इसलिए इन अतुलनीय गहन जादुई कलाओं को सीखना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्हें समझने के लिए उन्हें अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी और वे इतने गहन थे कि वह खुद को पूरी तरह से लीन पाता था। राघव, तुम सच में गोलियों के बहुत शौकीन हो। प्रारंभिक चरण तक सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि तुम सोना और खाना भूल गए हो, आर्यवीर ने कहा। राघव को यहां छोड़ने के बाद उसने उसके बारे में और कोई खबर नहीं सुनी थी। वह कुछ बार यहां आया था केवल यह देखने के लिए कि राघव अपने हाथों में एक किताब को घूर रहा था, पूरी तरह से तल्लीन। सच तो यह है कि राघव सिर्फ उसके लिए ऐसा कर रहा था। उसके चले जाने के बाद राघव तुरंत जादुई कलाओं का अध्ययन करने में लग गया। माफ करना, राघव हंसा। इसमें खेद की कोई बात नहीं है। अपने काम के प्रति नैतिकता और प्रतिभा के साथ यदि भविष्य में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है तो यह वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना होगी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, इसलिए आपको यहां पढ़ाई जारी नहीं रखनी चाहिए। आपको खुद को परिष्कृत अवस्था में लाने के लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करनी चाहिए। चलो चलें, मैं आपके लिए एक अच्छी गोली भट्टी लाऊंगा। आर्यवीर ने राघव को एक स्टोर रूम में ले जाकर एक गोली भट्टी चुनने को कहा।